हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्टडी रंबल। आई एम तुषार एंड आज से हम एक टॉपिक को पढ़ना शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है कस्टमर रिलेशंस। क्या है टॉपिक का नाम? कस्टमर रिलेशंस। और देखिए जो पर्टिकुलर आपका टॉपिक है कस्टमर रिलेशंस, ये आपका जो टॉपिक है दिया हुआ है DFCCIL का, जो आपका ऑपरेशंस एंड BD की वैकेंसी के लिए जो पेपर होगा CBT उसके सिलेबस के अंदर। और इसको आप ये भी कह सकते हैं और करके, क्योंकि देखिए जो कस्टमर रिलेशंस है ये आपका एक पार्ट है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का। और अगर अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस देखा होगा, मेरा आपने कहीं और पर भी देखा होगा, तो वहाँ पर आपने पाया होगा जो आपका कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट से भी आपका एक क्वेश्चन आए। केवल कस्टमर रिलेशन से ही क्वेश्चन नहीं है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट से भी आपके क्वेश्चन आए। लाइक टूल्स क्या होते हैं, क्या ये मैनेजमेंट पूरा होता है, कंपोनेंट्स क्या हैं इस पूरे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के, फिर कस्टमर रिलेशंस के, तो इससे क्वेश्चन आए हुए हैं आपके। तो आज से हम इसको टॉपिक को शुरू कर रहे हैं और बहुत ही स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में पूरे इस टॉपिक को पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए प्रॉब्लम क्या है आप सभी के सामने इस टॉपिक के रिगार्डिंग, कि ये टॉपिक कहीं पे स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में अवेलेबल नहीं है और इसीलिए टॉपिक आपको इतना डरा रहा है, इसीलिए आप इतने घबराए हुए हैं इस टॉपिक से, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में जो पूरा टॉपिक है अवेलेबल ही नहीं है कहीं पर। तो मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में जो आपका एक कस्टमर रिलेशन है, फिर आप कहें कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये मैं पूरा पढ़ा पाऊँ आपको। और फ्रॉम दी वेरी बिगनिंग हम देखेंगे भाई क्या होता है ये। तो आज आपकी इंट्रोडक्शन क्लासेस में हम जानेंगे भाई आपको एक कस्टमर रिलेशन या फिर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, थोड़ा बहुत हम जानेंगे और हमें इसकी नीड क्यों है, और कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा जिसकी वजह से आप समझ पाएंगे कि वाकई में ये है क्या चीज़। ठीक है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में पढ़ेंगे, तो कुछ क्लासेस आपकी क्या होंगी इस तरीके से बोर्ड पर होंगी और कुछ क्लासेस होंगी आपकी पेन टेम वाली। तो यानी हम कह सकते हैं हाइब्रिड क्लासेस होंगी आपकी, इसमें कुछ क्लासेस जहाँ पे मुझे लगेगा कि भाई मुझे बहुत कुछ समझाना है आपको, कुछ एक्सप्रेशंस भी देने हैं अपने, तो वहाँ पर मैं लूँगा आपकी बोर्ड वाली क्लासेस। और जहाँ पर मुझे लगेगा कि भाई आपको नॉर्मली मेरे को थ्योरी ही पढ़ानी है और कुछ ऐसा खास नहीं है, तो वहाँ पर हम पढ़ेंगे पेन टैब पे। अब देखिए ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है आपका, ये जो कस्टमर रिलेशंस टॉपिक है, इसका एक एडवांटेज भी है और एक डिसएडवांटेज है। समझिएगा, मैं इसलिए नहीं कह रहा, मतलब इस पर्टिकुलर टॉपिक के एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके सिलेबस के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात कर रहा हूँ। वो समझिए क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है इसमें देखिए एडवांटेज समझिए क्या है, कि जैसा जिस टर्म का नाम है, जैसा किसी चीज़ को लिखा गया है, उसका लिटरली वैसा ही मतलब है। इसका एडवांटेज यानी आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लड़ाना पड़ेगा किसी चीज़ को समझने के लिए। जैसे मैंने लिखा, समझिए सेल्स फोर्स ऑटोमेशन, जैसा आपने देखा होगा इसके ऊपर क्वेश्चन आया। इसका मतलब क्या है, जो आपका सेल्स का काम है उसको ऑटोमेटिक करना है, आप समझ पा रहे हैं नाम से। या फिर और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं और भी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आएंगी आगे, जिनका जैसा नाम है वैसे उनका काम है। तो इस तरीके की कुछ बातें, तो इसका एक एडवांटेज है। अब डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर बहुत सारे टर्म्स हैं, ये एक थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेज है। तो बहुत सारे टर्म्स को याद रख पाना अपने आप में एक मुश्किल काम होता है, बट मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको हर एक टर्म को बहुत ही अच्छे से आराम से एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा पाऊँ। तो ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं अब इस टॉपिक को और जानने की कोशिश करते हैं कि आपको ये जो कस्टमर रिलेशन या फिर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है ये होता क्या है। तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि भाई किस तरीके से काम करता है। बहुत ही मिनिस्कुलर एक पहले छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जहाँ से आप समझ पाएंगे कि ये है क्या चीज़, मतलब कैसे ये है, क्यों इसका एग्जिस्टेंस है, आप समझिए। पहली चीज़ है CRM आपकी कोई नई चीज़ नहीं है, मतलब मैनेजमेंट आपका एक नया टर्म है। मानते 21st सेंचुरी में आपका CRM टर्म मतलब आ चुका है, बट ये जो टेक्निक है कस्टमर के रिगार्डिंग जो हम इसमें पढ़ेंगे, एक कस्टमर को रिझाना है, कस्टमर को अपने पास लेकर आना है, ये हम बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं आपको एक बहुत मिनिस्कुलर लेवल का एग्जाम्पल देता हूँ जो कि आप डेली टू डे मतलब डे टू डे लाइफ में नोटिस करते होंगे। जैसे कि मान लेते हैं आपको शूज़ खरीदने हैं और आपके पापा के किसी फ्रेंड की एक शू की दुकान है। आपके पापा क्या कहते हैं, चल मैं अपने दोस्त की दुकान से दिलाऊंगा। अब आपके पापा को ये लगता है कि भाई जो आपके दोस्त की मतलब उनके जो दोस्त की दुकान है उनको डिस्काउंट देगा और इस तरीके की चीज़ें होंगी। होता क्या है, जैसे आप दुकान पे गए, जो पापा के फ्रेंड हो क्या कहते हैं, आओ बेटा आओ, बैठो बैठो बैठो, कौन सा शू चाहिए, इस तरीके की बातें करते हैं कि नहीं करते। शू दिखाते हैं हमको, बहुत अच्छे से बातें करते हैं, बोलेंगे कोल्ड ड्रिंक पियोगे कि नहीं पियोगे, इस तरीके की बातें करेंगे। और फिर जब पैसे देने की बात आती है तो जो आपके पापा के फ्रेंड है क्या कहेंगे, अरे भाई साहब आपसे क्या काम आना, आप तो जितने कम लाएं उतने ही दाम दे जाओ, ऐसे बोलते हैं। हालांकि कोई ऐसा नहीं कि घाटे में बेचिएगा, हर कोई प्रॉफिट कमाता है, बट एक जनरल बात करोगे इस तरीके से बात करते हैं। तो अब आप यहाँ पे समझिए, एक है यहाँ पे बायर जो कि आप हैं, एक क्या है बायर है। यानी जो मैंने आपको बात एग्जांपल दी है, इसकी देखिए बहुत छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे, ताकि आपको एक दिमाग में समझ में आए कि ये प्रैक्टिस है क्या, कस्टमर रिलेशंस का और ये जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है ये किस तरीके से अलग अलग है। पहले आप यहाँ से समझेंगे, इस एग्जाम्पल से 2-3 एग्जाम्पल और दूंगा और फिर समझेंगे प्रैक्टिस करते क्यों हम, वाई वी आर प्रैक्टिसिंग इट। ओके, तो एक तो देखिए बायर है, एक है आपका बायर और एक है आपका सेलर जो कि आपके पापा के फ्रेंड है। अब देखिए आपके पापा हैं, उन्होंने क्यों आपके पापा की फ्रेंड की दुकान चुनी, क्योंकि जो बायर है वो ये चाहता है कि उसे एक तो बेस्ट प्रोडक्ट मिल जाए और बेस्ट प्राइस पे मिले।
तो क्या चाहता है बायर कि उसे एक तो बेस्ट ऑफर मिले या डिस्काउंट मिले, जो भी आप कहना चाहे कह सकते हैं, फिर प्राइस मिले और एक अच्छा प्रोडक्ट मिले। ये तो चाहता है एक बायर। भाई उसे एक, मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए मार्कर है, मैं ये चाहूँगा कि मुझे मार्कर एक बार में ऐसा मिल जाए जिसको जो अच्छे से इंक को एब्जॉर्ब करता हो, जिसका फ्लो अच्छा हो, जो लॉन्ग टाइम तक चले। सिंपल बात है, लोकल थोड़ा ना चाहूँगा मैं कि जो हर रोज मुझे इंक बननी पड़े। ऐसे जो सेलर है वो क्या चाहते हैं, सेलर ये चाहता है कि कस्टमर जो है वो बार बार उसकी दुकान पे आए, यानी कस्टमर इसको कह सकते हैं कस्टमर के साथ एक बॉन्ड बन जाए उसका। ठीक है, बॉन्ड नाम दे देते हैं अभी, क्योंकि अभी हम CR और CRM पे आए भी नहीं है, अभी हम बस समझ रहे हैं कि है क्या दुनिया के मतलब डे टू डे लाइफ में होता क्या है। तो सेलर क्या चाहता है, एक तो कस्टमर बॉन्ड बना रहे ताकि कस्टमर उसके पास दोबारा आए, प्लस देखिए जो सेलर होता है उसका मेन मोटो होता है सेल के ऊपर, ना कि प्रॉफिट के ऊपर। आप समझिए, आप जैसे मान लेते हैं कोई एक बहुत बड़ी दुकान है, वो उसका लाइक लाखों का रोज की सेल है, तो वो अब ये नहीं देखेगी कि उसे हर एक प्रोडक्ट पे 20% का फायदा हो, ये देखेगी कि मुझे ओवरऑल सेल्स पे फायदा हो। तो ये देखिए सेलर ये चाह रहा है कि कस्टमर बॉन्ड बने, इससे क्या होगा, कस्टमर दोबारा आएगा। तो सेलर ये चाह रहा है कि लॉन्ग टर्म में उसे प्रॉफिट हो, लॉन्ग टर्म में क्या हो, प्रॉफिट हो। ठीक है, सेलर ये चाहता है लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट हो। तो ये कुछ बेसिक सी बात है, और भी बहुत सारी बातें सेलर चाहता है, इसी और भी बहुत सारी बायर की नीड्स हैं, वो सब है। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, नीड्स कैसे फुलफिल हुई। आपके पापा और आप गए, आपके पापा की दुकान पे सेलर के पास, आपने शूज़ खरीदे, इन्होंने एक अच्छा डिस्काउंट दिया, इन्होंने आपको प्रॉपर्ली ट्रीट किया, आपके साथ लाइक आपको कोल्ड ड्रिंक भी पिलाई, आपने कहा अंकल चलो कोल्ड ड्रिंक पिलाते, इन्होंने कोल्ड ड्रिंक भी पिलाई। तो अब देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पे जो सेलर वो ट्राई कर रहा है कि जो बायर है उसको रिझा सके, यानी उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। अब ऐसा तो है नहीं कि ये जो आपके पापा के फ्रेंड हर एक से ऐसी बात करेंगे, ऐसा तो नहीं है भाई, हर एक कस्टमर से अलग अलग तरीके से डील करेंगे। बट इन पर्टिकुलर अगर मैं आपकी केस की बात करूँ, जैसे अगर आप और आपके पापा गए इस दुकान के ऊपर, तो ये जो बायर है, नहीं जो आपके पापा के फ्रेंड हो, किस तरीके से बात करें, जैसे कि आप उनके घर के ही मेंबर हो। ठीक है, तो सेलर क्या करता है, कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस करता है जिससे कस्टमर के साथ उसका एक बॉन्ड बने, कस्टमर दोबारा उसी की दुकान पे जाए। ठीक है, और ये जो बायर है ये क्या चाहता है कि उसे एक अच्छा ऑफर मिले और एक अच्छा प्रोडक्ट मिले। ठीक है, तो इसके लिए क्या करता है, एक ऐसे सेलर को ढूंढता है जो कि उसे अच्छा ऑफर दे सके। तो अभी जो पूरा प्रोसेस जिसमें बायर और सेलर के बीच में एक बॉन्ड बना है, एक बॉन्ड बन गया, उसे हम कहते हैं कस्टमर रिलेशन। समझ में आई आपको, ये तो हुआ कस्टमर रिलेशन, यानी सेलर और बायर के बीच में एक रिश्ता बनना है। रिश्ता मतलब ऐसा नहीं कि भाई किसी के साथ हमें शादी करानी है या फिर किसी के साथ हमें कुछ और कराना है। बॉन्ड मतलब रिश्ता बनना, मतलब कि एक विश्वास हो जाना कि भाई ये जो मेरे को लेके दुकानदार एक अच्छा सामान ही देगा, मुझे एक अच्छा डिस्काउंट देगा, और ऐसी सेलर को भी विश्वास होना कि जो कस्टमर है हमेशा मेरे पास ही आएगा। तो ये जो पूरा बॉन्ड बन रहा है इसको हम कहते हैं कस्टमर रिलेशन। इसमें देखिए और भी एस्पेक्ट है, ये तो मैंने आपको एक बहुत मिनिस्कुलर एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करेगी कि आपका कस्टमर रिलेशन होता है। ठीक है, अब देखिए इसको मैं आपको एक और एग्जांपल समझाता हूँ जिसमें आपका कस्टमर रिलेशंस भी आएगा और CRM यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी आएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए आज की क्लास इंट्रोडक्शन क्लास है, और आज की क्लास में मेरा मेन मोटो ये है कि मैं आपको ये जो पूरा टॉपिक है ये है क्या, किस बारे में ये मैं आपको समझा सकूँ। ठीक है, तो अभी हमने कस्टमर रिलेशंस जाना कि कस्टमर रिलेशंस क्या है। ठीक है, अब हम देखते हैं थोड़ा सा एक और एग्जांपल की मदद से कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट और कस्टमर रिलेशंस की झलक को। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ मॉल का। जैसे मान लेते हैं मुझे एक मॉल खोलना है, मान लेते हैं मुझे एक मॉल खोलना चाहता हूँ, तो लेट अस से मॉल। अब देखिए आप सभी मॉल में गए होंगे, किसी न किसी के साथ जाते हैं आप, मतलब किसी के साथ तो जा ही होंगे ना, चाहे उसके साथ जाएं या किसी भाई बहन के साथ जाएं, मतलब जाते हैं। तो आप सभी मॉल में गए होंगे। आप मुझे खुद ही बताइए, एक मॉल के अंदर जब आप मॉल में जाते हैं, बड़े बूढ़े जो लोग होते हैं उनकी संख्या कितनी है, मतलब आप बताइए। जैसे मैं चाह रहा हूँ कि मॉल खोल रहा हूँ, तो मैं आपसे एक एडवाइस मांग रहा हूँ, ऐसे मान के चलिए कि बड़े बूढ़े लोग कितने होते होंगे। आप कहेंगे 100 में से कोई इक्का दुक्का दिख गया, बहुत ज़्यादा खींचतान करेंगे तो 10 या 5 दिख जाएंगे, ज़्यादा नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो मैं 3 कैटेगरी बांट लेता हूँ। ओल्ड पीपल, देखिए ये सब एग्जाम्पल्स हैं, अभी आप इन सबको अपनी कॉपी मत लिखिएगा, कॉपी में आपको लिखने की जरूरत पड़ेगी अगले सेशन से या फिर लास्ट में सेशन में अगर कुछ बताऊंगा मैं। ठीक है, तो ओल्ड पीपल मान लेते हैं कितने आए, मान लेते हैं अगर लेटर से 100 जने आ रहे हैं, 100 पीपल हैं, 100 लोग हैं, तो 100 में से 10 आ रहे होंगे। फिर देखिए एक कैटेगरी है एडल्ट। एडल्ट में उस एडल्ट की बात नहीं कर जो 18+ है, समझ गए ना, बस एडल्ट की बात नहीं है जो 18+ वाला होता है। यहाँ पे मैं एडल्ट की बात कर रहा हूँ। पेरेंट्स मान लेते हैं, पेरेंट्स नाम दे देते हैं, जैसे आपके मम्मी पापा हो गए, मेरे मम्मी पापा हो गए, यानी ये एक एज ग्रुप है जिसे हम 35 to 50 के मतलब अबव की बात कर रहे हैं और 60 से कम की बात कर रहे हैं। देखिए पेरेंट्स का ग्रुप है, ठीक है, ये भी काफ़ी जाता है। ठीक है, इसमें आप इसमें लिख लीजिए एज ग्रुप है आपका 30+ से लेके 50 वाला, और ये आपका 60+ का ग्रुप है, ऐसे मान के चलिए ये 30 ये एज ग्रुप है। ठीक है, एज है। और एक आपका इसमें ग्रुप होगा किसका, टीनेजर्स का, ये तो आप मान लें इसमें टीनेजर भी हैं, और इसमें 30 साल तक वाले जो भी लोग हैं वो सभी हैं टीन एजर। ठीक है, तो इसमें आपके सारे टीनेजर्स आ गए, सब आ गए। तब आप मुझे खुद बताइए, ओल्ड पीपल तो कुल आपके आते हैं 10, आपने मान लें इस बात को।
और टीनेजर कितने आते हैं, अरे आपके उम्र के, मेरी उम्र के, हमसे छोटे जो थोड़े बहुत बच्चे होते हैं, या फिर ऐसे बच्चे जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ऐसे बच्चे कितने होते हैं, या फिर ऐसे लोग कितने होते हैं, आप बोलेंगे ये होते हैं भैया 60 to 70%, या 60% लेते हैं, एक रफ एग्जाम्पल के लिए 60%, या फिर 60 लोग मान लीजिए, परसेंट ही मान लीजिए, तो बचे कितने, 60 10 70 30% लोग बचे ये वाले। अब आप मुझे खुद बताइए कि जैसे मैं एक मॉल खोल रहा हूँ, या फिर आप भी अगर एक मॉल खोलना चाहते हैं, तो आप अपने मॉल में किस तरीके की शॉप्स रखेंगे, किस तरीके की सर्विस देंगे। आप इसी तरीके की शॉप और सर्विसेज रखेंगे जो कि टीनेजर ग्रुप का और ये जो आपका पेरेंटिंग वाला ग्रुप है इसको आकर्षित करता हो उस मॉल की तरफ, ना कि इन ओल्ड पीपलों के लिए। भाई कोई आपको ओल्ड एज होम थोड़ा ना खोलना है जो उसमें आप ओल्ड लोगों के लिए सर्विसेज करेंगे। आपका मेन फोकस है मॉल खोलना, उसके लिए आप क्या करेंगे, ऐसी सर्विसेज, ऐसे शॉप्स, ऐसे शोरूम्स खोलेंगे जो कि आकर्षित करें टीनेजर्स को और पेरेंट्स को। ये तो पहली चीज़ हुई। तो अभी आपको ये तो आपको समझ में आ गया कि भाई कि मुझे मॉल में क्या रखना है। अब ये भी आपको कैसे चला पता है कि आपको मॉल में क्या रखना है, क्योंकि आपने एक स्टडी करी कि भाई मॉल में किस तरीके के लोग जाते हैं, किस तरीके के कस्टमर्स जाते हैं, ये आपने स्टडी करी, तभी तो आपको ये बात चली पता कि ओल्ड पीपल कितने हैं, पेरेंट्स कितने आते हैं, टीनेजर्स कितने आते हैं, और भी कोई कैटेगरी हो सकती है इसमें, वो कितने आते हैं, लाइक फीमेल्स कितने, आप चाहते हैं इसमें फीमेल्स और मेल्स का एक बना सकते हैं कि वो कितने आते हैं, या फिर क्या प्रोडक्ट ज़्यादा बिकता है। तो ये तो मैंने एक रफ एग्जाम्पल लिया है। तो आपको एक डेटा मिला, यहाँ पे आप एक साइड में लिख लीजिए, एक डेटा से आपने सब एनालाइज किया है। किससे किया है, एक डेटा से आपने सब एनालाइज किया है, यू यूज डेटा। देखिए इसको ऐसे मत लिखिए, बस मैंने आपके यहाँ पे लिख दिया ताकि आपकी नजर में रहे कि हमने क्या किया, डेटा का इस्तेमाल किया। ठीक है, डेटा का इस्तेमाल करके हमने इस डेटा को निकाला है कि भाई मॉल के अंदर किस ग्रुप के लोग आते हैं। ठीक है, बात समझ आई। तो हमने यहाँ पे क्या ग्रुप्स में बांटा। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये तो मुझे चला पता कि मुझे किस टाइप की दुकानें खोलनी है। अब भाई ये लोग आएंगे क्यों मेरे मॉल में, ये भी तो बताओ। क्या मैं कोई अंबानी हूँ, क्या मैं कोई रतन टाटा हूँ जी भाई मैं कहूँगा कि भाई चलो मैंने मॉल खोला और चलो वहाँ पर आओ। भाई ऐसा तो है नहीं, कोई इतना बड़ा सोशल फिगर तो हूँ नहीं मैं कि मेरे एक बार कह देने से सभी लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। तो अब ये लोग आएंगे कैसे, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि मैं भाई कहीं से कैसे भी करके एक ऐसा डेटा लेकर आऊँ जहाँ पर मुझे जो टीनेजर्स हैं या फिर जो एडल्ट्स हैं, पेरेंट्स हैं, इनके कॉन्टैक्ट्स मिल जाएँ। ऐसा एक डेटा मैं ढूंढने की कोशिश करूँगा। फिर मैं क्या करूँगा, उन कॉन्टैक्ट्स में मैसेजेस करूँगा कि भाई देखिए इस मॉल के अंदर बर्गर्स पे, जैसे हम पर्टिकुलर बात करें टीनेजर्स की, टीनेजर्स को क्या चाहिए भाई, टीनेजर्स को पैसा नहीं मिलता। 18 में जनरल ले रहा हूँ कि जो 18 साल से कम बच्चे अपने माँ बाप पे डिपेंड है। अब इनको क्या चाहिए कि भाई कहीं पर सस्ते में खाने को मिल जाए, अच्छी अच्छी चीज़ें, ये चाहिए, ये चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने कहा कि एक ऐसा डेटा निकालूंगा जहाँ पर इन सबके कॉन्टैक्ट्स मिले, तो मैं क्या करूँगा, टीनेजर्स वाले ग्रुप को एक पर्टिकुलर फोकस करूँगा और वहाँ पे एक मैसेज करवा दूंगा हर एक ग्रुप को पर्टिकुलरली। मैं खुद नहीं करूँगा, हालांकि कंप्यूटर्स मैसेज करेंगे कि भाई यहाँ पर आपको 50 रुपये में 2 बर्गर मिल रहे हैं। जैसे मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, केस स्टडी बताता हूँ आगे बढ़ने से पहले। आपने बर्गर किंग नाम सुना है, बर्गर किंग नाम सुना होगा, एक अलग से मैं लिख देता हूँ। आपने अगर बर्गर किंग नाम सुना है तो आपको पता होगा इन 2018 और 2017 के एंड में बर्गर किंग एक ऑफर के साथ आया था। इनका एक क्रिस्पी वेज बर्गर है, ये केस स्टडी बता रहा हूँ मैं आपको, इनका क्रिस्पी वेज बर्गर आता है, क्रिस्पी वेज। अब अगर किसी का बर्गर खाने का मन करा तो भाई सोचना ही मत, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है हर जगह। तो इन्हें क्रिस्पी वेज बर्गर आता है। अब इन्होंने क्या किया, इस क्रिस्पी वेज बर्गर पे ये ऑफर दिया कि 50 for 2, 50 और 2 for 50, मतलब इन 2 बर्गर आप ले लो 50 रुपये के। अब आप मुझे एक बात बताओ, मुझे खुद एक बात बताओ, बाजार में जो ठेले पे बर्गर मिल रहा है वो मिल रहा है 20 रुपये का। यहाँ पर आप जा रहे हो, मतलब अगर 20 रुपये का 2 खरीदोगे 40 के पड़ेंगे। यहाँ पर अगर आप जाके खाओगे, अब आप यहाँ पे देखिए स्टडी समझिए क्या है, तो आपको 2 मिलेंगे 50 के। अब 2 बातें यहाँ पे किसी के मन में आ सकती हैं, या तो खुद बहुत भूखा हो तो वो खुद ही 2 बर्गर खा लेगा, या फिर उसका कोई संगी साथी हो, समझ ही गए हो, तो उसके साथ जाके 1 बर्गर खा लेगा, समझ गए। लेकिन अब एक बात बताइए, अब उस संगी साथी के साथ जाने में रोड पे खाने में मजा है कि यहाँ पे आराम से एसी में बैठ के जितनी देर मन चाहे बैठ के बातें करो, प्राइवेसी सी मिल रही है थोड़ी बात करने की, और कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं, और एसी की हवा ऊपर से आ ही रही है। या फिर यहाँ पर जाके आप खाना चाहोगे, बस 10 रुपये फालतू जा रहे हैं। तो आप खुद सोचिए बर्गर किंग ने क्या किया, वेरी कह सकते हैं अट्रैक्टिव प्राइस पे, जो कि जस्ट मार्केट से 10-5 रुपये ऊपर था, एक अच्छी सर्विस दे दी, और ऑफर में क्या कह दिया कि 2 ही मिलेंगे आपको 50 के। सिंगल लोगे तो आपको 99, मतलब मेरे ख्याल से शायद 50 के पड़ता है, लेकिन अगर डबल लोगे तो अभी नहीं, सिंगल शायद महंगा पड़ता था और 2 ले रहे थे तो 50 का पड़ रहा था, ऐसा कुछ सीन था इनका। तो अब आप मुझे खुद बताओ, तो हर बच्चा यही सोचेगा कि यार क्यों ना बर्गर किंग में जाके खाया जाए, वहाँ पे एसी की हवा मिलेगी और बहुत सारी और सुविधाएं, प्राइवेसी तो है ही खैर अपनी जगह पर, बट इतनी अच्छी सुविधा है। तो बर्गर किंग ने फिर खुद जब ये निकाला ऑफर और खुद इसके क्वार्टर का जब रिजल्ट दिया, तो उन्होंने खुद कहा कि जो इनकी सेल्स है वो 4 टाइम्स बढ़ गई है। देखिए 4 टाइम्स कैसे बढ़ी है समझिए। 2 for 50 का मतलब ये हो जाता है कि जनरली कस्टमर 2 जाएंगे। अब जब 2 कस्टमर जाते हैं तो ऑब्वियसली बात है वो कुछ एक्स्ट्रा भी खरीदते हैं,
एक्स्ट्रा खरीदेंगे तो भाई इनकी सेल बढ़ेगी, और जब ये इतनी हैवी इन्होंने प्राइसिंग करी है तो जनरली जो लोग ठेले पे खाने वाले थे वो खुद चाहेंगे कि वो बर्गर किंग में जाके खा लें। समझ पा रहे हैं आप? तो ये क्या इन्होंने किया कि एक बेसिकली ऐसा प्राइस सेट कर दिया जिससे टीनेजर वाला जो ग्रुप है, ये जो मैं बात कर रहा टीनेजर ग्रुप की, उनको इन्होंने टारगेट करते हुए एक ऐसा प्राइस सेट किया कि जो कोई बच्चा अगर जिसको 100 रुपये पॉकेट मनी रोज की मिल रही है तो आराम से जाके 2 बर्गर यहाँ पे खा सकता है, चाहे वो अकेला खाए या फिर किसी के साथ खाए। आप समझ रहे हैं? तो यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इस टीनेजर वाले ग्रुप को फोकस टारगेट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये लोग मेरे मॉल में आए, मैंने मॉल में मैकडी खोला है या फिर मैंने मॉल में डोमिनोज खोला है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ खोली है, तो वहाँ पर ये है तो मैं क्या करूँगा, एक हैवी प्राइसिंग के साथ एक ऑफर दूंगा बहुत बढ़िया सा कि भाई तुम मेरे यहाँ आओ और तुम्हें मैं कुछ कॉइन्स दे दूंगा। अगर तुम डायरेक्ट मैंने यहाँ से 500 रुपये का सामान खरीदोगे तो तुम्हें 100 कॉइन्स फालतू मिलेंगे जिनको तुम आगे चल के इस्तेमाल कर सकते हो, इस तरीके की चीज़। या फिर मैंने इसी तरीके का बर्गर किंग जैसा ही कोई ऑफर दे दिया तो ये लोग क्या करेंगे, क्या ये लोग अब ठेले पे खाएंगे बर्गर को या फिर यहाँ मेरे यहाँ आके मॉल के अंदर एसी में बैठ के खाएंगे? आप बताओ। अगर मैं इसकी प्राइस ऐसे सेट कर रहा हूँ कि बिल्कुल ठेले से थोड़ी सी ऊपर प्राइस है तो मेरे यहाँ ही तो आएंगे। समझ रहे हैं आप? तो ये होता है क्या, यानी यहाँ से क्या किया मैंने कि मॉल खोला, पहले मॉल के लिए डेटा यूज़ किया, फिर एक पर्टिकुलर ग्रुप को टारगेट करने के लिए मैंने एक डेटा यूज़ किया, ठीक है, जिसमें मैंने क्या किया, टीनेजर को पर्टिकुलरली फोकस किया। ऐसे में चाहूँ जैसे मैं पेरेंट्स को फोकस करना था, फिर देखिए पेरेंट्स के लिए मेन की बात क्या है, घर का सामान खरीदना है, कपड़े खरीदने हैं, तो मैं एक अपने यहाँ क्या करूँगा, एक ग्रॉसरी स्टोर बनाऊंगा, बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर बनाऊंगा जहाँ पे मैं डिफरेंट वैसे एक ऑफर्स दूंगा कि अगर आप 5,000 की शॉपिंग करेंगे हमारे यहाँ से घर के सामान की तो आपको 1,000 रुपये फालतू मिल जाएंगे या 1,000 रुपये की छूट मिल जाएगी, इस तरीके के। तो ये लोग मेरे पास से आएंगे सामान खरीदने। या फिर कोई जैसे लड़कियाँ जिनको जल्दी कपड़े खरीदना पसंद है तो मैं क्या करूँगा, कपड़ों के शोरूम खोल दूंगा जहाँ पे मैं इस तरीके की प्राइसिंग कर दूंगा कि अगर आप, या फिर ऑफर्स दूंगा कि आप 3 खरीदेंगे तो 2 आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, नहीं आपको 3 के दाम में 5 मिल रहे हैं। हालांकि वो तो 5 के पैसे हैं, आप सभी को पता है, बट एक बात बता रहा हूँ आपको कि देखिए डेटा का कितनी जगह हमने यूज़ किया और ये डेटा आ कहाँ से रहा है। ये डेटा इस तरीके से आ रहा है कि जब आप कहीं पे भी जाते हैं या आप किसी वेबसाइट पर रजिस्टर करते हैं कि नहीं करते खुद को, तो वहाँ से वो डेटा मिला, या फिर ओवर द ईयर्स इतना सारा डेटा ऑलरेडी आ चुका है लोगों के पास कि वो इसका यूज़ कर रहे हैं, मैंने भी यूज़ कर लिया। तो एक एग्जाम्पल था मॉल वाला जिसमें मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी कि किस तरीके से हम डेटा का यूज़ करके कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आपको? यहाँ तक बात क्लियर है? तो यहाँ तक अभी हमने ये समझा कि डेटा का किस तरीके से यूज़ होता है। अब देखिए ये डेटा है, बहुत सारा डेटा है, ये तो केवल एक छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया मॉल वाला या फिर मैकडी वाला, एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल है। अभी और समझते हैं इसको लेके, अभी और इसमें डीप में जाएंगे मैकडी में ही, और थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ अभी बातें। लेकिन अभी आप यहाँ से ही समझ गए ना कि हर एक चीज़ में आपका देखिए डेटा यूज़ हो रहा है, तो आप ये बात समझ रहे हैं कि इतने सारे डेटा को यहीं पर स्टोर तो करना पड़ेगा। तो इस डेटा को स्टोर करने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, डेटा बेसिस चाहिए होते हैं। क्या चाहिए होते हैं? डेटा बेसिस चाहिए होते हैं। ठीक है, बात करें डेटा बेसिस चाहिए होते हैं। सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि भाई कस्टमर रिलेशंस क्या। अब देखिए थोड़ा सा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में जाते हैं। आपको मैंने अभी तक ये बता दिया कि भाई डेटाबेस क्यों चाहिए, बहुत सारे डेटा को मैनेज करने के लिए चाहिए हमें एक डेटाबेस। अब हम थोड़ा सा जानते हैं भाई कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या चीज़ है, क्योंकि देखिए जो आपका कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है या फिर जो कस्टमर रिलेशन है अपने आप में एक मार्केटिंग का ही टॉपिक होता है, तो आपको पता ही होगा। तो अब मैं आपको थोड़ा सा और एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैकडी वाला एग्जाम्पल। इसी मॉल के अंदर ही हम एग्जाम्पल को समझते हैं उस वाले को, बस थोड़ा सा मैं रब कर देता हूँ। इसका आप जाने स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको देखिए कुछ और बातें बताता हूँ इस कस्टमर रिलेशंस के बारे में। अभी देखिए ये आपकी पहली क्लास का इंट्रोडक्शन क्लास है, फिर से कह रहा हूँ, ये मत सोचिएगा भाई हमने कुछ पढ़ा नहीं, हमने कोई नोट्स नहीं बनाए। नोट्स आपको बनाने आज शाम की क्लास से, जहाँ पे हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन। ठीक है, या फिर थोड़ी सी और थ्योरी पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन के अलावा। बट अभी आप यहाँ से क्या समझ गए कि हम करते हैं यूज डेटा, वी यूज डेटा टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। अब देखिए कस्टमर्स अट्रैक्ट कैसे होते हैं, जैसे मैंने, हम थोड़ा स्मैकडी वाले एग्जाम्पल में ही चलते हैं, उस स्मैकडी वाले एग्जाम्पल को थोड़ा और इलेबोरेट करके समझते हैं। चलिए अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा और समझाता हूँ कि भाई जो आपका कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है होता क्या है और किस तरीके से कस्टमर रिलेशन से ही आपका बनता है फिर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। क्योंकि देखिए जो आपका कस्टमर रिलेशन है ना, ये अपने आप में आपका पार्ट है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये अपने आप में। इसे हम थोड़ा और समझते हैं किस तरीके से हम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये जो टर्म है इसका क्या मतलब है, ये जो रिलेशनशिप का मैनेजमेंट है ये किस तरीके से होता है। देखिए अभी तक मैंने आपको बताया भाई डेटा का हम यूज़ करते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, और उस डेटा को हमें एक जगह स्टोर करने के लिए एक डेटाबेस चाहिए। ठीक है, बट अब हम ये जानते हैं कि भाई किस तरीके से हमारे जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है वाकई में एग्जिस्ट करता है, क्या है ये और किस तरीके से मतलब ये बना है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, वही मैकडी वाला देखते हैं एक एग्जांपल। ठीक है, मैकडी का एक एग्जांपल देखते हैं। अब तो बर्गर बनाते हैं लोग। अब देखिए एक एग्जांपल आपको देना, समझने की कोशिश करिएगा। मान लेते हैं एक कस्टमर है, एक कस्टमर लेते हैं। ठीक है, एक वेल्थी कस्टमर लेते हैं। एक वेल्थी कस्टमर गया मैकडी में, वो जैसे ही वहाँ पर गया, जो वहाँ पे जो सेल्स पर्सन है उसने पूछा भाई क्या चाहिए सर आपको, आपने कहा मुझे एक अच्छा बर्गर चाहिए।
वो जैसे ही बिल बनाने बैठा सेल्स पर्सन आपका, उसने नाम पूछा, आपका नंबर लिया और भी 2-4 चीज़ आपसे पूछी और आपका भाई क्या लाइक जो भी आपको पसंद था बर्गर आपने बता दिया। और जैसे आपने बिलिंग होने लगी और आपने जैसे अपना पर्स खोला खचाक सीना, उसमें देखिए सेल्स पर्सन को गुलाबी गुलाबी पत्तियाँ, गुलाबी पत्तियाँ माने 2-2 हज़ार के नोट। तो जैसे ही वो जो सेल्स पर्सन से आपके 2-2 हज़ार के नोट दिखे पर्स के अंदर, वो समझ गए भाई एक वेल्थी कस्टमर है, यानी अगर मैं इसको कुछ और ऑफर दूंगा तो ये डेफिनेटली खरीद ही लेगा, यानी सेल्स बढ़ेगी। तो ये क्या बोलेगा इस वेल्थी कस्टमर से कि सर आप एक काम करो, आप एक बर्गर के साथ ना आप इसे मील में कन्वर्ट करा लो, मील में कन्वर्ट करा लो। इससे क्या होगा, बस आपको सिर्फ 50 रुपये फालतू देने हैं, आपको एक कोल्ड ड्रिंक मिल जाएगी, फ्राइज मिल जाएंगे। समझ पा रहे हैं? तो देखिए ये जो सेल्स पर्सन था उसने केवल ये देखते हुए कि भाई ये जो कस्टमर पर्टिकुलर वेल्थ है इसकी बाइंग पावर अच्छी है तो हम इसको ज़्यादा बेच सकते हैं, हम इसको है। अब देखिए बेचना तो एक अलग पॉइंट है, आप ये भी समझिए कि ये जो बंदा बर्गर खरीदना है, जैसे मैं भी आपको एक एग्जाम्पल दूँ, मैं खुद ही जाऊँ कहीं पे और मैं एक पिज़्ज़ा खरीद रहा हूँ या फिर मैं बर्गर ही खरीद रहा हूँ और मेरे को कोई बोले कि सर आपको 30 रुपये फालतू देना, हम आपको एक लार्ज कोल्ड ड्रिंक दे देंगे, तो मैं खुद भी सोचूंगा यार ये जो सेल्स पर्सन है या फिर ये जो पर्टिकुलर स्टोर है ये काफ़ी अच्छा स्टोर है क्योंकि कस्टमर्स के बारे में सोचता है। अब देखिए दो बातें हुई यहाँ से, केवल उसके पर्स में वो 2-2 हज़ार के नोट दिख जाने से क्या हुआ, सेल्स पर्सन ने एक तो सेल्स बढ़ा दी, प्लस कस्टमर को ये विश्वास भी दिला दिया कि ये जो पर्टिकुलर स्टोर है, ये जो पर्टिकुलर स्टोर है ये क्या करता है, कस्टमर्स के बारे में सोचता है। ठीक है, पहला एक ये आपका ग्राहक था वेल्थी वाला, यहाँ से आप समझे। अब हम एक और अगर एग्जाम्पल समझिए, एक मान लेते हैं मिडिल क्लास टाइप आप हैं या मैं हूँ और हमें पॉकेट मनी मिलती है वही 10-10 रुपये 20-20 रुपये, तो मान लेते हैं एक मिडिल क्लास आदमी है, ठीक है, एक मिडिल क्लास बच्चा मान लेते हैं, ठीक है, एक सेकेंड सॉरी, से एक मिडिल क्लास बच्चा मान लेते हैं। अब देखिए इसके पास वो 10-10 20-20 रुपये के नोट है जिनका लाइक कचूमड़ बन जाता है ना, बिल्कुल जो तोड़े मुड़े ऐसे टाइप होते हैं। ये गया काउंटर पे या मैं गया काउंटर में 10-20 रुपये के ऐसे नोट थपाक से न रख के मैंने कहा भाई ये वाला बर्गर मुझे दे दो। अब आप खुद बताओ सेल्स पर्सन जब वो नोटों की शक्ल देखेगा तो उसकी शक्ल कैसी बन जाएगी, आप खुद बताओ। बिल्कुल उतर जाएगी, वो समझेगा भाई कौन ही ग्राहक आ गया कहाँ यहाँ पे खाने। तो क्या अब मुझे इस मील का ऑफर देगा वो, आप मुझे खुद सोच के बताइए। मैंने उसे 10-10 20-20 रुपये के वो बड़े तोड़े हुए नोट दिए हैं। समझ के देखिए, जरा इस सीन को समझने की कोशिश करिए। आपको देखिए ये मैंने जैसे आपसे कहा था कि जो कस्टमर रिलेशन उसका या फिर जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का टॉपिक है, इसमें जो टर्म जैसा है उसका वैसा ही मतलब, उसका वैसा ही भाव है। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पे आप इस बात के एसेंस को समझने की कोशिश करिए जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि वो सेल्स पर्सन अब मुझे इस मील का ऑफर नहीं देगा। अगर आप समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे, लेकिन मुझे वो इतना कर सकता है कि एक बेस्ट बर्गर बता देगा मेरे बजट के हिसाब से। अब देखिए दो बातें हुई, वेल्थी पर्सन को मील बता के उसने ये जताया कि ये बेस्ट प्लेस है आपके लिए, आप यहाँ पर आएंगे आपको डिस्काउंट मिलेगा और अपनी सेल्स भी बढ़ा दी। वही ये जो मिडिल क्लास बंदा क्या था, इसके पास भले ही पैसे नहीं थे बट उस सेल्स पर्सन ने उसको एक बेस्ट चॉइस, उस पैसे के अंदर एक बेस्ट बर्गर दिला दिया। तो इससे इस मिडिल क्लास बंदे को भी हो गया कि हाँ भाई ये भी एक मैकडी डोमिनोज में जाके बर्गर खा सकता है। और वहाँ पे वो जो सेल्स पर्सन है वो इतने अच्छे हैं, वहाँ पे का जो एम्बियंस है वो इतना अच्छा है कि वो कस्टमर्स को सपोर्ट करता है इरिस्पेक्टिव ऑफ कि कस्टमर के पास पैसे किस टाइप के हैं, चाहे बड़े थोड़े नोट है कैसे। तो आप समझिए यहाँ से मैकडी ने क्या किया है, यहाँ से मैकडी ने कस्टमर्स के अंदर एक लॉयल्टी जता दी है कि ये जो मैकडी प्लेस है बेस्ट है आप लोगों के लिए, आप यहाँ पर आएंगे आपको डिस्काउंट्स मिलेंगे, ये उसने जता दिया। अब देखिए आप जरा प्रोसेस समझिए ऑर्डरिंग का कैसे होता है। अब देखिए यहीं से आप समझिए मैनेजमेंट की तरफ हम कैसे बढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट की तरफ कैसे बढ़ रहे हैं। आप खुद भी जानते हैं मैकडी में पर डे के 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार लोग जाते हैं। क्या 10-10 हज़ार या 20-20 हज़ार के लोगों का डेटा कलेक्ट कर पाना बहुत ईजी काम है नहीं है। आप समझिए आप क्या क्या देते हैं, जब आप एक बिल बनवाते हो आपका एक नेम होता है उसमें, ठीक है, सभी जानते हैं, नंबर होता है आपका, काफ़ी जगहों पर तो आपकी ईमेल आईडी भी ले लेते हैं। जैसे अगर आप चायस वगैरह में कभी चाय पीने गए हो, थोड़ा सा अच्छा है उनका, तो वहाँ पे वो ईमेल आईडी भी लेते हैं। और इसके अलावा फिर आपका बिल अमाउंट देखते हैं कि बिल अमाउंट क्या, ठीक है, इतना तो आप जहाँ समझिए। तो क्या इतना डेटा सफिशिएंट है कस्टमर को कैटेगराइज करने के लिए, जब आपको बिल अमाउंट भी चल जाता है पता करें ये जो कस्टमर है एक वेल्थी कस्टमर है कि नहीं। मान लेते हैं एक बंदा है, गरीब आदमी थोड़ा खाएगा 3,000 रुपये का बर्गर जाके, या कोई मिडिल क्लास आदमी जिसकी ठीक ठाक इनकम है तो ज़्यादा बीच का कोई बर्गर अफोर्ड करेगा। ऐसा तो जब ढूंढना कि इनका जो टॉप क्लास बर्गर होगा वो अफोर्ड कर लेगा, नहीं ना। तब बिल अमाउंट देख के आप ये समझ सकते हैं कि भाई कस्टमर वेल्थी है कि नहीं है, उसका नाम आपको चल गया पता, उसको कॉन्टैक्ट कैसे करना है आपको ये पता है। तो आप बताइए इतना सारा डेटा आपको मिल चुका है अब, ठीक है। अब 10 से वैसे लेके 20,000 लोगों के डेली, 10 से लेके 20 के लोग यहाँ पे रोज आ रहे हैं। तो इन सभी के डेटा को क्या मेरे लिए पॉसिबल है याद रख पाना, या फिर इनको एक बही खाता बनाना, इनका एक रजिस्टर बनाना, उसमें मैं देखता रहूँ, नहीं पॉसिबल है। और क्योंकि आज तो आपका मॉडर्न ज़माना है तो आपको ऑफर्स के लिए इनको अगर मैसेज करना होगा तो क्या आप हर एक का नंबर देख के मैसेज करेंगे? नहीं। हर एक का नंबर सेलेक्ट करेंगे? नहीं। तो अब कैसे करेंगे? तो देखिए इतने सारे डेटा को एनालाइज करने के लिए, मैनेज करने के लिए हमें चाहिए कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है। यानी एक ऐसा सिस्टम चाहिए
जो हमारे जो कस्टमर के साथ जो रिश्ता बना हुआ है और जो हमारे पास ये डेटा है कस्टमर्स का, क्योंकि देखिए रिश्ता क्या बना हुआ है, क्योंकि आप कस्टमर को ऑफर देते हैं, कस्टमर आपके लिए लॉयल रहता है, इसलिए वो रिश्ता बना हुआ है। और उस रिश्ते को बनाए रखने के लिए भाई कस्टमर को रिटेंशन मतलब कस्टमर को अपने पास बनाए रखने के लिए आपको उसको लगातार फ्यूचर में भी ऑफर देने पड़ेंगे, उसको कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा कि आप ये ऑफर कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको उसे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको उसको कैटेगराइज करना पड़ेगा कि आप पर्टिकुलर किस कस्टमर को टारगेट करना चाह रहे हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल, अगर आप टीनेजर को टारगेट करना चाह रहे हैं जो कि एक मिडिल क्लास मान लेते कोई टीनेजर है, तो आपको पहले कैटेगराइज करना पड़ेगा इस ग्रुप के अकॉर्डिंग। ऐसे अगर आपने एज वाला फैक्टर भी यहाँ पे अगर आप जोड़ दें, ठीक है, कि आपने एज पूछी है, तो आपको पहले कैटेगराइज करना पड़ेगा कि भाई पहले मुझे 13 से लेके 25 साल के बीच के लोग वो चाहिए। उसमें भी ऐसे लोग चाहिए जिनका बिल अमाउंट कम हो, यानी मान लेते हैं जिन्होंने केवल 200 रुपये तक का सामान खरीदा है, तो उनको मुझे कोई बेस्ट ऑफर भेजना है जिससे, या कोई ऐसा बेस्ट ऑफर का मैसेज कराना है जिससे कि वो अट्रैक्ट हो। तो उसके लिए मुझे इस कस्टमर से डाटा छांटना पड़ेगा। अब इस डेटा को छांटने के लिए जो मेरा डेटा कस्टमर का, इसके लिए मुझे जरूरत पड़ेगी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की। आपने देखा किस तरीके से हम कस्टमर रिलेशन से जंप कर रहे हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के अंदर। ये ट्रांजिशन समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे आप? उम्मीद कर रहा हूँ समझ पा रहे होंगे। अभी जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे डेटा को एनालाइज करना, डेटा को माइन करना, फिर उसके अलावा इनको जो मैसेजेस करने हैं, इनको कोई अगर ऑफर का मुझे कोई ऑफर का मैसेज कराना है, कोई और भी चीज़ है, उसके लिए उनको मैसेजिंग का एक अलग प्रोसेस होता है, वो भी CRM का पार्ट होता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक मैं आपको ये समझा पाया हूँगा कि डेटा का क्या यूज़ है, डेटा को किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, एनालाइज करते हैं, किस तरीके से डेटा कलेक्ट होता है। एक छोटे से लेवल पर आपको समझाइए किस तरीके से आपका डेटा कलेक्ट होता है। अभी डेटा देखिए कलेक्ट केवल यहीं पे नहीं हो रहा, आप गूगल सर्च करते हैं, यहाँ पे भी आपका डेटा कलेक्ट हो रहा है। आप देखिए मैं आपको और एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे हम कहते हैं ना कि हम इसको ऑन अप कर रहा हूँ कि हम इंटरनेट से घिरे हुए हैं, इसी तरीके से हम CRM से भी चारों तरफ से घिरे हुए हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूँगा ये बात को। जैसे कि आप गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, लेटेस्ट से आपने गूगल पे एक चीज़ सर्च करी सिंपल सी, नाइकी शूज़। आपने क्या लिए डाला? नाइकी शूज़। आपने ना शूज़ खरीदे, कुछ नहीं खरीदा, आपने कुछ नहीं देखा, आपने कहा भाई नाइकी के शूज़ की कीमत ही 15,000 रुपये, आपने खरीदे ही नहीं, देख के छोड़ दिए। लेकिन स्टिल आप देखते होंगे कुछ दिन तक, आप थोड़े दिन तक आप ऑब्जर्व करें तो साइड में भी आप कोई गूगल सर्च करेंगे या फिर यूट्यूब पे आप देखेंगे साइड में बैनर्स आएंगे आपके नाइकी के शूज़ के, मतलब साइड में ऐसे बैनर में आएगा नाइकी के शूज़ का ऑफर है कुछ ऐसा, तो साइड में आपको ऐड दिखेगा। ऐसे ही इवन अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं, आपने अगर सर्च करें तो यूट्यूब सर्च का एग्जाम्पल ले लीजिए आप। यूट्यूब पे अगर आप किसी टॉपिक को 1 से 2 बार सर्च कर दें गलती से भी, जैसे आप CRM टॉपिक ही ले लें, तो आप खुद ही देखेंगे कि आपको डिफरेंट एजुकेटर्स के डिफरेंट पीपल्स ने अगर इस पर कोई वीडियो बनाया तो आपको सजेशन में आने लग जाएगा। तो सब कैसे हो रहा है भाई? कस्टमर का डेटा लिया, देखा उसकी नीड क्या है और उसके अकॉर्डिंग उसको हमने सजेशंस दे दिए। अब देखिए जो डेटा है इसमें भी बहुत सारा मतलब इसके एडवांटेज में डिसएडवांटेज में, जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इसको मैं रब कर रहा हूँ। जैसे आपको पता होगा थोड़े टाइम पहले व्हाट्सएप ने अपनी एक पॉलिसी बनाई इंडिया के लिए, कुछ एशियन कंट्रीज़ के लिए, कि भाई वो क्या करेंगे, जो कस्टमर का डेटा है पब्लिक करेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपकी चैट्स पब्लिक करेंगे, बेसिकली आपका नाम नंबर वगैरह पब्लिक कर देंगे, आपकी लोकेशन क्या है ये पब्लिक करेंगे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन आप समझिए नाम नंबर लोकेशन अपने नाम में बहुत बड़ा डेटा होता है। अगर मान लेते कोई मॉल वाला बंदा ही है और ठीक है, आप देखिए आपको ये बताइए जो व्हाट्सएप से आपकी एज भी चल जाती है पता, ठीक है, लगभग आप पता लगा सकते हैं किस एज ग्रुप का बंदा है। शायद पूछता है क्या मुझे कोई, मैं तो खैर व्हाट्सएप बहुत कम यूज़ करता हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं कि उसमें एज पूछता ही नहीं पूछता, आई डोंट रिमेंबर इट वेरी वेल, बट फेसबुक तो पूछता ही है खैर। तो मान लेते हैं अभी जो नाम नंबर अगर आपको चल जाए किसी का पता, और बहुत लाखों लोगों का चल जाए पता, और उस लाखों लोगों में आपने कोई मॉल खोलना है एक पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर, जैसे मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दिया, तो आप क्या करेंगे, सिंपली एक व्हाट्सएप से कहेंगे भाई ये डेटा मुझे तुम दे दो, कुछ पैसे ले लो, और आप उस डेटा में क्या करेंगे, SFA का यूज़ करते हुए यानी सेल्स फोर्स ऑटोमेशन का यूज़ करते हुए सभी लोगों को एक मैसेज करवा देंगे कि भाई मेरे मॉल में ऑफर मिल रहा है, मेरे मॉल में ये ऑफर वाला, मतलब इस तरीके की आप चीज़ें कर सकते हैं। अब इन लाखों लोगों में से कुछ तो लोग ऐसे होंगे ना जो आपके मॉल की तरफ आकर्षित होंगे कि नहीं होंगे, होंगे, तो इस तरीके से डेटा का यूज़ हो सकता है। लेकिन इसका बहुत ज़्यादा विरोध आपको पता भी होगा इंडिया के अंदर तो। और फिर थोड़े टाइम पहले मतलब 2 दिन 3 पहले की बात बता रहा हूँ, व्हाट्सएप को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन करने की बात कही, अगर वो इस तरीके की बाइस्ड पॉलिसी लाएंगे, क्योंकि ये जो पॉलिसी आपकी यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए नहीं है। तो अभी फ़िलहाल व्हाट्सएप पीछे हट गया और कह रहा है कि नहीं वो ऐसे अकाउंट वगैरह तो बंद नहीं करेंगे, और ये पॉलिसी भी कोई ऐसा वो नहीं है, क्योंकि इसमें ये था क्लॉज कि अगर आप पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपका बंद कर देंगे। तो फिलहाल वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि डेटा का गलत यूज़ कैसे होता है, सही यूज़ कैसे होता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के मन में ये वहम है कि भाई डेटा का गलत यूज़ कैसे और सही यूज़ कैसे। देखिए एक बार समझ लेते हैं कि जो डेटा आपका लिया जाता है इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। पहले एडवांटेज समझ लेते हैं, पहले हमेशा किसी चीज़ की अच्छा ही देख लो। एडवांटेज ये है, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने एक यूट्यूब का एग्जांपल दिया,
आपने केवल CRM सर्च किया, आपको अपने आप ही सजेशन में वीडियोस आने लगे, आपको जो पसंद आएगा आप वो देख सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं कस्टमर की जो नीड है, नीड फुलफिल होती है इस CRM की मदद से, ठीक है, फुलफिल हो रही है CRM की मदद से, ठीक है। इसके अलावा कस्टमर सेटिस्फेक्शन होता है CRM की मदद से। सेटिस्फेक्शन ये समझाता हूँ कैसे होता है, समझिएगा ज़रा। कैसे आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन को रीच करेंगे। जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल देता हूँ, आपने कोई फ़ोन खरीदा है नोकिया का, आपने फ़ोन खरीदा 6 महीने बाद उसमें कोई दिक्कत आई, सर्विस सेंटर गई नोकिया के, आपने वहाँ अपना नाम दिया, अपना एड्रेस दिया और जो भी बातें थी आप उन्होंने आपसे पूछी, आपकी एज वगैरह पूछी, आपका मोबाइल नंबर पूछा, मतलब मोबाइल मॉडल पूछा, और आपने प्रॉब्लम बताई कि इसमें भाई बैटरी की दिक्कत है, इसकी बैटरी लॉन्ग टर्म में चलती है, फिर इसमें हीट हो जाता है, कोई आपने हीटिंग की दिक्कत बताई। अब कंपनी क्या करेगी, आपके इस डेटा का यूज़ करेगी और अपने फ़ोन में से इस प्रॉब्लम को इरेडिकेट करने की कोशिश करेगी। तो अब जो क्या होगा कि आने वाले टाइम में, जैसे अगर एक प्रॉब्लम परसिस्टेंट है तभी होगा, ठीक है। अब आने वाले टाइम में जो भी इनके फ़ोन्स आएंगे उसमें वो क्या करेंगे, इस हीट वाली प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे, यानी जो आपका कस्टमर का सेटिस्फेक्शन है उसको रीच करेंगे, ताकि कस्टमर सेटिस्फाइड हो सके कि उसे जो प्रॉब्लम है दोबारा ना फेस करनी पड़े, ठीक है। और भी तरीके से कस्टमर सेटिस्फेक्शन रीच किया जा सकता है, ठीक है। तो बेसिकली सर्विस के माध्यम से आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन रीच किया जाता है, और भी चीज़ें जिससे आपका जो कि एडवांटेजेस डेटा के, बाकी हम इसको और पढ़ेंगे जब हम डेटा माइनिंग और एनालिटिकल CRM पढ़ेंगे तो हम अच्छे से जानेंगे सारी बातों को। बाकी आप इसका एक डिसएडवांटेज भी समझ लीजिए क्या है। डिसएडवांटेज ये है कि ब्रीच ऑफ डेटा, पहले लिख देते हैं डिसएडवांटेज, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप समझ जाएगा, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है इसका, डिसएडवांटेज है कि भाई डेटा ब्रीच हो सकता है, जैसे कि, क्योंकि देखिए डेटा तो आपका क्रेडिट कार्ड्स का भी होता है, बैंक का भी होता है, हर जगह आप देखिए, जैसे फ्लिपकार्ट का एग्जांपल अगर ले लें तो फ्लिपकार्ट आपका बैंक का भी डेटा है, अमेजोन पे आपका बैंक का डेटा है। कल को अगर ये ब्रीच हो जाए तो लोगों के पास आपके अकाउंट्स की डिटेल पहुंच जाएंगे, आपका कार्ड नंबर पहुंच जाएगा। तो पहली प्रॉब्लम है डेटा ब्रीचिंग की, कि डेटा सिक्योर कितना है पहले ये हमें सुनिश्चित कर लेना चाहिए, ठीक है, मतलब डेटा ब्रीच ना हो। दूसरी प्रॉब्लम है जो कि आजकल काफ़ी मतलब देखी जा रही है, वो है लोगों का व्यू पॉइंट चेंज करने की, हम कह सकते हैं कस्टमर व्यू पॉइंट को ऑल्टर करने का जो प्रोसेस होता है, कस्टमर व्यू पॉइंट को चेंज करने की एक प्रॉब्लम है, वो देखिए समझिए क्या है। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जब डोनाल्ड ट्रंप जीते थे इलेक्शंस अपने, तो इस तरीके की एक हवा आई थी, इस तरीके की बातें हुई थी कि इन्होंने क्या किया है, फेसबुक वगैरह से या कुछ इस तरीके की चीज़ें हुई कि जहाँ पे फेसबुक ने क्या किया, पर्टिकुलर कुछ लोगों को टारगेट किया, बहुत लाखों में ये लोग थे, उन्होंने उनके सर्च पैटर्न को देखा, उनकी पसंद नापसंद देखा, और वहाँ पे क्या किया, डोनाल्ड ट्रंप की अच्छाइयों को दिखाना शुरू किया, मतलब उनकी फीड्स में इस तरीके की चीज़ें आने लग गई, और जो उनके अपोनेंट थे उनके बारे में जो गलत गलत बातें हैं वो उनके फीड्स में आनी शुरू हो गई। अब इससे क्या होता है, जब बंदा लगातार एक ही चीज़ देखता है तो उसके कहीं ना कहीं मन में ये बात बैठ जाती है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको दिन भर यही दिखाऊं एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे कि भाई जो सरकार है बहुत अच्छी है, फिर आपको ऐसा दिखा दूं कि जो सरकार है बहुत बुरी है, तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं यही आ जाएगा कि भाई सरकार बुरी है, सरकार कुछ कर ही नहीं रही है, ठीक है। तो ये जो होता है डेटा ब्रीच का, फिर कस्टमर व्यू पॉइंट को चेंज करने का, एक इसके डिसएडवांटेज और भी डिसएडवांटेज होता है, बट ये कुछ मेन डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो ये हो गए डेटा के रिगार्डिंग एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब देखिए कुछ और बातें जानते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ऑफर्स देखें, हम कस्टमर को रिटेंशन में लेकर आते हैं अपनी, मतलब कोई कंपनी, तो ये किस तरीके से हो सकता है। देखिए ऑफर्स आपके बहुत तरीके से दी जा सकते हैं, जैसे कि आपको एक फ्लिपकार्ट का मैं एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए हर एक चीज़ का मैं आपको एग्जाम्पल जरूर दूंगा। देखिए ज़रा आप समझ के देखिए, फ्लिपकार्ट या जो अमेजोन टाइप ऐसी कंपनियाँ, फिर पेटीएम, इन्होंने क्या किया है। ये आपसे क्या कहती हैं, आप समझिएगा, ये कहती हैं आप हमारे यहाँ शॉपिंग करो। समझ के देखिएगा, ये आपका जो मॉडल है पुराना मॉडल है बहुत, बट अप्लाई आज भी करती है कंपनियाँ। ये वाला जो आपका कस्टमर रिटेंशन मॉडल, देखिए शॉपिंग करो, इसका बदले आपको हम देंगे पॉइंट्स। क्या देंगे, पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को आप यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर में शॉपिंग में। अब आप समझ के देखिए, अब आप समझिए ज़रा, सोच के देखिए, आपने गलती से भी अगर आपने 1000 रुपये की शॉपिंग करी, लेटर से मैं अब अलग मार्क कर लेता हूँ, सो आपको समझ में आए। आपने शॉपिंग करी 1000 रुपये की, सर एक सेकंड रुकिए, मुझे एक चीज़ चेक कर लेने दीजिए कि भाई सब ठीक है कि नहीं। सब ठीक है, जैसा कि मैंने चेक कर लिया सब ठीक चल रहा है। तो देखिए शॉपिंग करी इसने 1000 रुपये की। अब यहाँ पे आप समझिए, आपको मान लेते 100 पॉइंट्स मिल गए। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब आपको कोई नेक्स्ट टाइम सामान खरीदना होगा तो आप क्या सोचेंगे, यार क्यों ना मैं फ्लिपकार्ट से ही खरीद लूँ, 900 रुपये का सामान है, 100 पॉइंट मेरे को मिले हुए ही हैं, 100 पॉइंट वहाँ पे लेस हो जाएंगे। ऐसा सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे, सोचेंगे। तो आप फिर से फ्लिपकार्ट पे ही जाएंगे कि नहीं जाएंगे। ये एक तरीका था। एक और तरीका दिखाता हूँ मैं आपको, जब मॉल वगैरह में शॉपिंग करते हैं किसी शोरूम पे। एक और एग्जांपल समझिए,
जब आप मॉल में शॉपिंग करते हैं, आप किसी लाइक रिटेल स्टोर पे गए हैं या कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कपड़े का शोरूम है मान लेते हैं, क्लोथ का शोरूम है, क्या बोलते हैं उसको, मेरे तो नाम याद नहीं आ रहा एक तो आज। एनीवेज कपड़े का कोई शोरूम है, वहाँ पे आपको आपने नंबर दे दिया, मोबाइल नंबर मतलब कॉन्टैक्ट नंबर लिखते हैं इसको, कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया, और उन्होंने आपसे कहा कि सर अगर आप हमारे से 5,000 की शॉपिंग करेंगे तो आपको हम 500 पॉइंट्स देंगे, ठीक है। और हर 50 या फिर हर 5 पॉइंट की वैल्यू 1 रुपये के बराबर है, जहाँ से आप 100 रुपये में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो ऐसा उन्होंने कर दिया। मैं आपको एक बता रहा हूँ नॉर्मल बात, जब आप किसी शोरूम वगैरह पे जाते हैं, ठीक है, तो आप क्या सोचेंगे, क्यों ना दोबारा सामान इसी शोरूम से खरीद जाए, क्योंकि मेरे यहाँ पे ऑलरेडी 500 पॉइंट्स हैं, ये 100 रुपये में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो 100 रुपये का डिस्काउंट तो सीधे सीधे मिल ही जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से कस्टमर को रिटेंशन का लाइक प्रोसेस होता है, ठीक है, किस तरीके से हमें कस्टमर को बनाए रखना है। तो देखिए ये था हमारा कुछ इंट्रोडक्शन आज CRM क्या होता है, किस तरीके से आपका डेटाबेस मतलब डेटा होता है, किस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं, किस तरीके से डेटा कलेक्ट होता है, मैंने आपको एक बेसिक एग्जाम्पल की तरफ समझाया। बाकी हम डिटेल में और पढ़ेंगे इन सब चीज़ों को। तो देखिए यहाँ से आज का जो कंक्लूजन है वो ये है कि आपको इंट्रोडक्शन चल गया पता है कि भाई CRM होता है क्या। ये बहुत ही आपकी बस बेसिक सी क्लास थी मैंने आज आपकी ली है, बस आपको समझाने के लिए मैंने ली कि हमें आज पढ़ना क्या है इस टॉपिक के अंदर, ये टॉपिक की ग्रेविटी क्या है, इसका आप समझिए ज़रा, इस टॉपिक की ग्रेविटी क्या है, हमें क्या पढ़ना है। तो मैं आपको एक बहुत ही लाइक कम उसमें समझाता हूँ पॉइंटर्स के थ्रू कि हमें क्या क्या पढ़ना है। हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन, जिसकी मोस्ट पहली जो आपकी पहली क्लास है, मतलब एक ही क्लास में पूरा खत्म कर देंगे, शाम को आ जाएगी इवोल्यूशन, ठीक है, ये हम आज पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ CRM, ठीक है, टाइप्स ऑफ CRM, जिसमें आपका ऑपरेशनल CRM है, स्ट्रेटेजिक CRM है, एनालिटिकल CRM, और भी 2-4 टाइप होते हैं, वो सब यहाँ पे कवर करेंगे। फिर हम कुछ कवर्स करेंगे टर्म्स को, ठीक है, टर्म्स को हम पढ़ेंगे, कुछ टर्म्स को, जैसे आपका रिटेंशन रेट क्या होता है, कस्टमर लाइफ साइकिल क्या होती है, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू क्या होती है, या फिर आपके और भी बहुत सारे टर्म्स हैं, क्लोज लूप मार्केटिंग क्या होती है, SFA क्या होता है, MFA क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। फिर हम पढ़ेंगे मॉडल्स, ठीक है, लगभग आपके 4-5 मॉडल्स हैं, मॉडल्स ऑफ CRM। अच्छा देखिए सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन में पढ़ लेंगे ECRM को, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आज के टाइम में देखिए हम चारों तरफ से CRM से घिरे हुए हैं, नहीं CRM आपका क्लाउड बेसिस पर है, तो इस सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन में थोड़ा सा ECRM का इंट्रोडक्शन देख लेंगे, बाकी ECRM को बाद में बहुत मतलब आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए हम पढ़ेंगे आपका अच्छे से डेटा एनालिटिक्स, ठीक है, डेटा एनालिटिक्स जो कि आपका एनालिटिकल CRM का एक पार्ट होता है, बट क्योंकि ये टॉपिक अपने में बहुत वास्ट टॉपिक होता है, इसको हम अलग से पढ़ेंगे, जिसमें हम डेटा माइनिंग पढ़ेंगे, सेगमेंटेशन ऑफ डेटा पढ़ेंगे, जिसमें आपके बहुत सारे टूल्स होते हैं, लाइक जैसे आपका जो आपका हमने देखा हुआ क्वेश्चन भी आया हुआ है पहले फैक्टर एनालिसिस और कस्टमर एनालिसिस का, तो यहीं से आया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम डेटा माइनिंग पढ़ेंगे, थोड़ा सा क्लोज लूप मार्केटिंग पढ़ेंगे यहाँ पे, और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इसके अलावा हम क्लोज लूप मार्केटिंग को अलग से भी कवर करेंगे। और इसके अलावा हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CRM। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि ये जो आपका पूरा टॉपिक है कस्टमर रिलेशंस की ग्रेविटी क्या है, इसमें हमें क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, ये सभी टॉपिक्स मैंने आपको बताई दिए। और अगर आप सोचें कि आपको आपके कोई नोट्स नहीं बने इस लेक्चर से, आपके लेक्चर बेकार है, टाइम वेस्ट है, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। देखिए पहले आपको मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में कि इसके लिए आपको कहीं पे कंटेंट नहीं पता, आपको पता नहीं आपको पढ़ना क्या है। तो आज के इस लेक्चर से आपने केवल ये जाना है कि भाई कस्टमर रिलेशन होता क्या है, किस तरीके से बनता है। अगर आपको वाकई में ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा ना, तो आप यकीन मानिए मेरी बात का, जब हम टाइप ऑफ CRM पढ़ेंगे तो बहुत दिक्कत आएंगी आपको। ये जो एग्जाम्पल्स हैं आपके, ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं आपके हर एक चीज़ की अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए, ठीक है। बाकी आपके जो नोट्स आपको बनाने है वो सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन से, जहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि टाइमलाइन के थ्रू हम सब कुछ कवर कर दें, ठीक है। जैसे हमने पहले आपको बताया हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे के आपके 3 लेक्चर आए हैं, तो उसमें हमने 2 लेक्चर्स में टाइमलाइन के थ्रू ही पढ़ाए, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब अगले सेशन में, तब तक आप इस तरह से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, है ना, कीप प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। और आप देखिए मैं बता दूं इस टॉपिक की एक भी क्लास को मिस मत करिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 12 क्वेश्चंस आने हैं, और 12 क्वेश्चंस कोई कम क्वेश्चंस नहीं होते, बहुत क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहिए अपने एग्जाम्स के लिए, बाय बाय।